नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल टेक्निकल नवबात गोदारा में हार्दिक स्वागत। आज हम जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसमें कक्षा 7 का 4 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी सभी जीवित जीवों को रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य किरणों को हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अंत यह वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव हो जाता। किंतु कारखानों व कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इसमें ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी पर सबसे ठंडे प्रदेश जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र का जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं यह वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद हैं, जो चित्र 4.1 में दर्शाया गया है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन 0.03%, आर्गन 0.93%, अन्य 0.4%। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उन्हें बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है।
यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा जाता है। वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम व जलवायु को प्रभावित करता है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, ठंडी होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने के आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल तथा बहिर्मंडल। सौरमंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। उसके बाद समताप मंडल। सौरमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों व मौसम सभी घटनाओं की लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थिति हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अगला है मध्य मंडल। मध्य मंडल वायु की तीसरी परत होती है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है तथा लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। उसके बाद है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है जो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी में प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। अगला है मौसम और जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या दिन साफ होगा? क्या धूप निकलेगी? मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र व गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम आनंद देता है। हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं।
मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। अगला है तापमान। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के लगभग 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन में और रात में नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु के अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। जो सूर्य से ऊर्जा आती है उसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे आतपन कहलाती है। आतपन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता तो वह इतनी गर्म हो जाती यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकती। गांव के अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें, धातु व कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त होती है। नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को मापने की इकाई सेल्सियस है। इसका आविष्कार एडम सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है।